लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं साद जियाई हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारे फीफा टॉक्स में हमारे मेहमान हारून भाई। दुनिया इन्हें हारून सैमुअल के नाम से जानती है। हारून भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। आप सुनाइए कैसे हैं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और जैसे मैं भी बता रहा था कि मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आज आप टॉक सेशन में हमारे पास आ रहे हैं। तो हारून भाई के बारे में पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हारून भाई हमारे ओल्ड राबियन हैं, हमारे सीनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी में। हमारे सीनियर के तौर पे इनका हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, फरानी साहब ने इंट्रोडक्शन कराया। और आई फाउंड हिम एज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड यंग तबला प्लेयर्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान। मैंने भी काफ़ी लोगों के साथ गा ही लिया है, मतलब काफ़ी तजुर्बा हो गया थोड़ा बहुत, बिल्कुल यानी मल्टीपल एक्सपीरियंसेस काफ़ी हो गई। ऑफ कोर्स। बट हारून भाई इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट 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 तबला प्लेयर्स। और बाकी मैं चाहूँगा कि आप हमका इंट्रोडक्शन भी इनकी ज़बानी ही लेके चले। और इस वक्त हारून भाई जो है वो अमेरिका में मुकीम है, और ही इज़ ए क्लाउड आर्किटेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा ही वो गहरा वो काम करते हैं। जी। तो अरुण भाई, जरा बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि वो बड़ा छोटा इंट्रोडक्शन है, कि आप वहाँ क्या करते हैं अमेरिका में, क्या चल रहा है? यूएसए में मैं एक्चुअली आपने खुद ही बताया कि क्लाउड आर्किटेक्ट के तौर पे काम करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट मेरी मेन फील्ड है, उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सारी इंजीनियरिंग जो है क्लाउड की और सर्वर्स की प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये मेरी एक रोज़गार है जो जिसके लिए असल पैशन तो है तबला, जिसके लिए रोज़ आफ्टर जॉब ड्यूरिंग जॉब जब मौका मिले रियाज करते हैं, उसकी मेहनत करते हैं। नॉट फॉर प्रोग्राम, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी। अब तो हम बल्कि तबले का इवेंजलिस्ट कहने तो बेहतर है कि मैं तबले का इवेंजलिस्ट हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, लोगों को सिखाने आते हैं। शौक अब इतना है कि सीखा भी इसीलिए था कि लोगों को अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सके। अच्छे उस्ताद मिल गए, खुशकिस्मती थी। अरुण भाई, स्टार्ट से स्टार्ट लेते हैं। जी। आपका सबसे पहले हाथ किसने रखवा के पकड़ा? मैं उस्ताद परवेज पारा साहब के पास गया, जिन्होंने असल में मुझे सिखाया। ठीक है। ये हाथ रखने के बाद पोजीशंस होती हैं उसकी, ठीक है। किस पोजीशन से तबला बजेगा। हाँ। तो वो प्रॉपर परवेज पारा साहब ने किया, और जैसे ही मैं परवेज पारा साहब का शागिर्द हुआ, उस्ताद उमर याद साहब मुझे मिल गए। हाँ। और सिर्फ 2 महीने के बाद ही शाकिर अली म्यूजियम में उनकी परफॉर्मेंस भी थी और मेरी परफॉर्मेंस भी थी। और मैंने आप दोनों की परफॉर्मेंस कटी जी थी वहाँ पे? जी जी, उन्होंने प्रॉपर परफॉर्म करना था और मैंने सिर्फ छोटा सा एक जो कायदा मैंने सीखा था वो मैंने बजाना था। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि मैं आज अपने तबले के क्या, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मेरे लिए वो क्या चीज थे। बाप है मेरे तबले के यार। तो मेरे रूहानी वो तबले के भी, और मैं तो वो तो मुझे अपना बेटा ही समझते थे। वाह। तो उस टाइम भी आइडिया नहीं था। हाँ। बट वो पहली मुलाकात हुई, उसके बाद फिर परवेज पारस साहब का भी साथ रहा और उस्ताद उमर याद साहब का भी। संगत वगैरह बहुत सारी बार पारस साहब से सीखते रहे, सोलो भी। लेकिन जो इल्म पंजाब का उस्ताद उमर याद साहब ने दिया, इनका कोई। अच्छा, उस्ताद उमर हयात खान साहब किन के शागिर्द थे? उस्ताद उमर याद साहब बाबा मुशफ़िक़ अली खान साहब के शागिर्द थे, जो कि सीनियर मोस्ट डिसाइपल थे उस्ताद मियाँ कादिर बख्श जी के। अच्छा, मियाँ कादिर बख्श जी साहब। हमें जाफर साहब ने सिखाया है कानों को हाथ जी, लगाना। बिल्कुल कहेंगे, लेकिन मैं भी लगा। हाँ जी। तो जाफर साहब ने जो मुझे फ़ायदा दिया वो भी आपने जिक्र कर दिया, तो मैं बता दूं कि फिल्मी गाना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा। लेकिन आना चाहिए था। वो बिल्कुल। जाफर साहब ने सिखाया। अच्छा। तो मुंह से रिदम ऐसा हो, जाफर साहब ने सिखाया कि मुंह से रिदम कैसे दे सकते हैं। हाँ। फिर अगर आपके जहन में नहीं है तो वो फिर निकलेगा भी नहीं। निकलेगा भी। जाफर साहब की कंट्रीब्यूशन तो बहुत इसका बड़ी मतलब ये contribution। हुआ कि जाफर साहब और आप तो एक तरह से फिर एक सेम घराने के शागिर्द हुए। जाफर साहब बेसिकली दिल्ली घराने के शागिर्द हैं, और मैं पारस साहब का भी शागिर्द हूँ, तो पारस साहब भी दिल्ली घराने के और शागिर्द। आप वैसे आप उमर हयात खान साहब पंजाब घराने के शागिर्द? जी, वो प्रॉपर पंजाब घराने के शागिर्द हैं। तो मैं ये भी बता दूं आपको कि साथ माशूके खान जो हैं वो मुल्तान साइड पे थे। तो वो सीनियर मोस्ट डिसाइपल हैं, जिसमें जितने भी बड़े उस्ताद हैं, जिसमें हमारे उस्ताद ताफुक खान साहब हैं, उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब हैं, मास्टर अल्लाह खा जी हैं जो जाकिर जी के वालिद हैं। जी। ये सब उनसे उनके शागिर्द भी हैं। मशहूक अली खान साहब? जी नहीं, उनके उस्ताद भाई हैं। ये सब एक एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, और वो सीनियर थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी। वाह।
अच्छा, तो मुझे ये बताइए आपने इसको मैनेज कैसे किया कि जैसे आप मैंने आई कैन सी कि आप एट अ टाइम काफ़ी सारे लोगों के साथ एसोसिएट हो गए। फारस साहब के साथ भी एसोसिएट हो गए, स्टार्ट जिमी खान साहब ने कराया और फिर उमर राज खान साहब के साथ भी एक आप नाम और गए। भी है, हाँ जी। उस्ताद बुली खान साहब भी आते थे। बुल्ली खान साहब, हाँ। जी। तो हुआ ये कि पारस साहब का दिल बहुत बड़ा था, तो उनके पास हम जाते, पारस साहब के पास से हम्म, बुली खान साहब भी वहाँ आते थे, उस्ताद उमर रियाज साहब भी वहाँ पे आते थे, और भी साथ जाते थे। लेकिन मेरे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे इल्म मिला वो उनसे मिला, और बुली खान साहब को सुन के ब्लेसिंग इतनी मिली, क्योंकि बुली साहब का खान साहब का इतना सुरीला और ताकतवर और जोरदार तबला था हम्म, कि वो सेंस और कानों में जो सुर पड़ा हम्म। उसका बहुत फायदा हुआ। अच्छा, हमें बारी बारी इन सब के आपका सबके साथ इंटरेक्शन पर बात करेंगे। मुझे बताइए कि तबला जब आपने बजाना शुरू किया तो तबले में आपका प्राइम इंटरेस्ट क्या बना? तबले के अंदर आपका प्राइम इंटरेस्ट क्या बना? मुझे शौक था कि मैं जो तबला बजाऊं वो कॉपी ना हो किसी की, पहली चीज। ये कैसे हो सकता है? अक्सर लोग कॉपी करते हैं। मेन जो दो तीन फेमस आर्टिस्ट हैं, कोई उनकी कॉपी कर रहा है, कोई इनकी कॉपी कर रहा है, बट मेरा जो है, मेरा ज़हन है कि बंदा बेशक थोड़ा थोड़ा करे लेकिन अपना करे। ये तो बड़ी मुश्किल बात का है। मुश्किल, देखें, इसमें भी ऐसे है कि बुजुर्गों का इतना ज़्यादा काम है जो कि लोगों को नहीं मिला। हम्म। तो अगर आप उसको ही रिफाइन करते जाएं, तो ये क्यों नहीं मिला? लोगों, ये अच्छा सवाल है कि नहीं मिला। लोगों को इसलिए नहीं मिला कि उसके लिए उतनी डेडिकेशन नहीं है। हम्म, और जैसा मेरे फादर ने मुझे बिल्कुल उस्तादों के पास छोड़ दिया कि आफ्टर स्कूल मैंने प्रैक्टिस करनी है, मुझे जो जो रिक्वायर्ड था, इधर लेके चल उधर लेके चल, जो जो उस्तादों की खिदमत है वो करवाते थे। योर ओनली सन ना? जी। योर ओनली सन। जी बिल्कुल। तो वो उस तरह वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरे Support. फोकस किया उन्होंने सर। तो हर पेरेंट ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, सही बात। यू आर वेरी राइट। और फिर और बेसिकली ये शौक मेरे फादर का था। तो मैंने जब जिमी खान साहब को सुना, उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, वो इतना अच्छा बजा रहे थे, तो मुझे लगा, तो मैंने अपने फादर को कहा मैं भी बजाना चाहता हूँ। अच्छा, पहले आप उनको देख के इम्प्रेस हुए? बिल्कुल, उनको देख के इम्प्रेस हुए। उनकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत, आज भी वो अच्छे हैं। हाँ, माशाल्लाह। तो तब, और उनके जवानी का एक था सिस्टम, तो बहुत खूबसूरत बजाते थे और फिर अच्छे लगते थे। तो मैंने जब अपने फादर को इंटरेस्ट बताया, शो किया कि मैं सीखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि अच्छा, बजाय इसके कि बजाय गली मोहल्ले में जाके खेलना, Yes, ये वो, तो बिल्कुल। उससे बेहतर है कि तबले के रियाज करेगा। पैशन बना ले। परवेज फारस साहब हमारी दूसरी गली में रहते थे। अच्छा। मेरी फादर मेरी एक किताब लेके आए, उन बुक के पीछे मेरी मदर ने तस्वीर देखी, उन्होंने कहा ये तो मैं तो इनको जानती है थे, बिल्कुल हमारे घर के करीब रहते हैं। अच्छा, तो आपके बात फादर आपको बुक्स भी ला के देते थे तबले पे? एक तबले की किताब थी, वो परवेज फारस साहब की लिखी हुई क्या किताब नाम है थी, उसका? ताल। तालाहन, हाँ। ये मैंने जीसी की लाइब्रेरी में भी देखी थी। जी। तो वो तो एक पिक्चर देख के मेरी मदर ने कहा कि ये तो हमारे पास रहते हैं, बल्कि उनकी पास साहब की जो रिलेटिव है वो मेरी मदर की फ्रेंड थी। अच्छा। तो बस फिर हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया। फिर पास साहब, शौकत साहब भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, फिर बीमार थे, फिर हम इधर करीब आ गए। अच्छा, हारून भाई ये बताएं कि पुली खान साहब से पहला इंटरेक्शन आपका कहाँ और कब कैसे हुआ? भुली खान साहब पारस साहब के पास आते थे, और भुली खान साहब तबले के लेजेंड, बहुत बड़े लगे। प्लेयर लेजेंड। हाउ डिड यू फाइंड, मतलब आपको वो कैसे, मतलब पारस साहब ओवरऑल के इंप्रेशन कैसा आपका? पहली तो हम्म। भोली खान साहब मुझे, हमें वैगन, ये जो वैगन चलती है, जो ट्रांसपोर्ट, लोकल जी। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें मिले थे। अच्छा। तो हम, मेरे फादर ने गेस किया, कहते मुझे दूर से बैठ के मुझे कहते मुझे लगता है कि ये भुली खान साहब है। हाँ, अब गवर्नमेंट था उस हम वक्त उनको? उस था, उनको थोड़ा था, उन्होंने कवर किया। हाँ। तो आखिरकार हमने हिम्मत करके पूछ ही लिया, हाँ जी। क्या भोली खान साहब है? हाँ। कहते हाँ जी मैं ही भोली खान। हाँ। उनका स्टाइल था बोलने का। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने कहा भाई, हमने उनको प्रणाम किया। सलाम किया, घुटनों हाथ लगाया, उन्होंने थोड़ी नजर दी। हाँ। तो नजर का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैसे, मतलब थोड़ा सा, कर्टसी। उनकी तबीयत ऐसी थी, उनको 5 रुपए भी दे दें तो वो उसको भी हलाल करते थे। वाह। वो ये नहीं है कि शागिर्द आया, उसने हजारों उड़ा दिए और कुछ नहीं बताया। हाँ। किसी ने उनको 5 रुपए भी दिए, उन्होंने उसको कुछ इधर बैक, तो तुम कुछ काम, कुछ सिखा के भेजा? कुछ सिखा के भेजते थे। वाह। अच्छा, वैसे वो उनकी अगर वीडियो क्लिप्स देखें तो बड़ा एक अग्रेसिव सा उनका स्टाइल लगता था। जी, वो फास्ट बॉलर की तरह का है। वो बहुत फास्ट तबला बजाते हैं, हाँ। तो उनके अंदर एग्रेशन था। और वो भी सिर्फ आपको मैं बता रहा था कि वो भी
सिर्फ एक पर्सनैलिटी के लिए था, हाँ, बाकी सबको इक्वली समझते और वो एक पर्सनैलिटी ताफू साहब, थे। उस्ताद ताफुक खान साहब, और वो उनकी इज्जत भी करते थे, हाँ, वो उनको प्यार भी करते थे, उनकी इज्जत भी करते थे, और उन्हीं को देखो मेहनत भी करते थे। अच्छा। तो वो कुछ इस तरह का उनका आपस का रिलेशन है। तो आपने कुली खान साहब से बगाते सीखा भी कुछ? बहुत सीखा जी, मैं बहुत ज्यादा तबला सीखा। अच्छा। उन्होंने मुझे बेशुमार तबला सिखाया। मैं हमेशा जब भी बजाता हूँ उनकी चीजें मैं जरूर बजाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमारे फीफा पे भी मैंने जी आपको बजाई थी, जी जी। फरमाइश की थी कि कुली खान साहब का वो धीरे धीरे वाला बोल। वो उनकी चीजें हैं ना, वो उनमें एक भड़क है और खूबसूरती है और तेजी है। तो उन्होंने खुद बनाई हुई है या उन्होंने भी बुजुर्गों से याद की हुई है? उन्होंने अपने साथी से याद की हुई हैं, कुछ लाला गुलाम हुसैन जिनसे वो सीखते थे, उन्होंने उनको दी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब आप मुझे करेक्ट करें, जैसे हम अपने रागों की बात करते हैं ना, रागों की, तो राग जो है हम कहते हैं आरोही अवरोही समझ आ गई उसकी, ठीक है, उसकी पकड़ तान समझ आ गई, उसका पता चल गया कि भाई क्या है, तो कन्वर्ट हो सकता है। फिर आगे आर्टिस्ट की हिम्मत है कि उसको कितना फैला ले कितना ना फैला ले। तो कहने का मतलब कि राग का लेसन जो है ना वो एक लिमिटेड लेसन होता है, एक लिमिटेड लेसन। अगर कोई बहुत शार्प आदमी हो तो आप उसको 10 मिनट में राग बता सकते हैं। होते हैं शार्प लोग, सारंगी वाले पीछे बैठे होते हैं, आर्टिस्ट को राग बताता है, पीछे पीछे बजाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इतना आसान, मैं कहता हूँ एग्जीक्यूशन मुश्किल है, लेसन आसान है, फिर भी राग ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो रिदम तो इतनी मुश्किल है इसका, तो वो पूरा पूरा वो पल्ला इतना इतना याद करना, और वो क्या वो कैसे वो भी ऑब्सोलीट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपनी स्किल है। अभी भी कुछ ऐसे गवैये हैं जो कि बहुत टॉप पे गवैये, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं गा सकते। नहीं गा सकते। तो राग का यही है कि राग को फैलाना मुश्किल है। वैसे तो सुर वही सुर है, कुछ चीजें बहलावे हैं, कुछ 2-4 बहलावे जो कुछ होता है, और वो कुछ सुर है जो ऊपर से लगाने हैं, कुछ सीधे लगाने हैं, कुछ नीचे से घुमा के ऊपर लेके आने हैं। बिल्कुल यही है राग। अब वो ट्यून सी बन जाती है। परवेज पारस साहब कहते हैं कि उस्ताद परवेज पारस साहब कहते हैं कि ये राग बेसिकली एक तर्ज होती है। तो उसमें अगर तर्ज नजर नहीं आ रही तो राग समझ ले खराब हो गया। ठीक है, तो उसको उस तर्ज में भी रहे, और उसको 1 घंटे तक जो है ना उसको फैलाना और बढ़ाना, और ऐसा ऐसा नीचे से शुरू करके ऊपर सुर तक लेके जाना, फिर बीच में सरगम पलटा करते हुए कायम रहना उसके साथ, थोड़ा मुश्किल होगा। इफेक्ट बना गया। इसी तरह तबले में चीज होती है कायदा। कायदा कायदा भी ये ऐसे है जैसे कि मैं ABCD के सेट्स पकड़े मैंने, और AB को CD के साथ लगा दूं, DC कर दूं, BC कर लूं, लेकिन आखिरी जो उसके काफिया रदीफ है वो मिलता रहे। अच्छा, 1 मिनट। अब देखिए बात यह है कि हारून भाई तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं इनसे बेसिक्स लोगों को पता चलवाऊँ, क्योंकि आप तो एक बहुत रिफाइंड फॉर्म, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ किसी तबला प्लेयर को भी होना चाहिए था जो आपसे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में चीज़ें पूछता। बट थोड़ा सा स्टार्ट से बता देते हैं, जी। मोस्ट बेसिक रिदम से बताएं, मोस्ट बेसिक रिदम क्या, और फिर कायदे तक जाएं, और फिर थोड़ा बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस को, जैसे आपको पता है कि हमारा फीफा का मकसद एजुकेशन, परानी साहब के मिशन को लेके चले। मैं चाहता हूँ कि रोहन भाई आप इस पॉडकास्ट में अब से आगे सारी की सारी जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना तबले की, ये लेमैन को जरा समझा दें कि कहाँ से स्टार्ट है, और ये फिर गत पढ़ने और ये सारी चीजें क्या होती है, स्टार्ट क्या है? स्टार्ट सीखने के तौर पे या परफॉर्मेंस के तौर पे? मैं रिदम के बेसिक्स पूछ रहा हूँ। रिदम के बेसिक तो ये है कि सबसे पहले रिदम जो है उसको समझना पड़ेगा कि ये एक टाइम साइकिल होती है या काउंटिंग होती है। ठीक है, आप जब गाना गाते हैं तो गाने में ट्यून होती है। मोस्ट बेसिक ताल क्या है? ठीक है ना? जी मैं बताता हूँ। तो मोस्ट बेसिक तो दुनिया में जो बजता है वो तो कैरवाई है, लाइक 4 बीट्स है। लाइक जिस 4 बीट्स लाइक जिसमें आप, अगर मैं पढ़ के सुना दूं पहले तो, इसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लें, 1 2 3 4, इसमें ये जो हमने टाइम रख लिया है इसमें अब खेलते हैं, इसमें हम जितनी, ये एक बेसिक फ्लो है जिसमें दुनिया के, चाहे आप अफ्रीका में जाएं चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, मोस्टली इस फ्लो में लोग डांस भी करेंगे, ताली भी रखेंगे, बजाएंगे, एंजॉय करेंगे, कंफर्टेबल हो जाए लेंगे। और फिर दादरा है, 3 बीट्स आ गया, वो भी सिंपल है, भी कॉमन है। फिर थोड़ा सा हटके रूपक वगैरह आ जाता है, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो 3 और 4 के कॉम्बिनेशन आ गए। तो इसमें सेट्स होते हैं जो है ना, ABCD जिस तरह मैं कह रहा था वो कायदा है, लेकिन अगर आप ABCD को 1 2 3 4 कर लें, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1। तो 1 जो है उसे हम सम कहते हैं, जी। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा आपको कि बेसिक में जो इंग्लिश या वेस्टर्न सिस्टम है वो उसको बीट कहते हैं, हम इसको मात्रा कहते हैं। और मात्रा जो है, मात्रा बेसिकली क्वांटिटी है। इट्स नॉट कि जी एक मात्रा पहली से नहीं स्टार्ट होता है, ये तो पहली ज़रब है। हाँ, यस। तो अच्छा, बीट मात्रा है, मुझे लगा बीट ज़रब है। बीट बेसिकली ज़रब है। अच्छा, बीट ज़रब है, ओके। पहली ज़रब से लेके दूसरी ज़रब तक एक एक मात्रा मात्रा है। कंप्लीट होता है। ये हिंदी का वर्ड है ना, देखिए कितनी मात्रा डालनी है आपने, जैसे वो कहते हैं हाँ जी, इसमें हम स्वाद अनुसार उतनी मात्रा डाल लेंगे। जी, क्वांटिटी। क्वांटिटी, ओके। तो जैसा 12 से बजते हैं सुई पे, तो 12 से सुई घूम के चक्कर आके आती है, तो वो एक सुई एक पे चली जाती है। इसका मतलब है कि पूरा एक घंटा साइकिल पूरा हो गया। साइकिल पूरा हो गया, घंटा पूरा हो गया जी। इसी तरह जीरो, इसके पहले जो क्लिक है ना वो 0 है, और फिर दूसरा जो क्लिक है वो 1 है। वो 1, वो 1 बेसिकली एक मात्रा कंप्लीट हो जाता है। ओके। ज़रबें 2 लगी हैं, बीट्स 2 लगी हैं। इसी तरह फिर 1 2 3 4 और 5th जो है दोबारा से वो 1 है। ओके, यानी इसका मतलब कि पहली बीट शुरू ही ज़रब से होती है, ज़रब नहीं है तो पहली बीट स्टार्ट नहीं है। जी, वो पहली ज़रब जो है वो बीट वो 0 है, वो 0 है, ओके। ओके, 0 काउंटिंग के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से। अगर आपने उसको उसकी डिवीजन्स भी करनी है और को उसकी रियल में उसको आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या उसको डिफिकल्ट करते हैं, या उसके डिवीजन्स कर देते हैं। ठीक है। तो जो कायदा होता है, कायदा एक तो सीधी लय हो गई, आपने बता दिया कहरवा 4 बीट्स है, धादरा 6 बीट्स है, या धादरे को 3 बीट्स भी कह सकते हैं। 3 बीट्स आप कह सकते हैं अगर आप थोड़ी डबल स्पीड में बजा रहे हैं, लटका करके। ठीक है, फिर आपने कहा कि फिर भी ज़्यादा रूपक हो जाता है, उसमें कितनी बीट्स होती है? उसमें 7 मात्रे होते हैं, 7 बीट्स होती 3 and 5 4 बीट्स में हम वो क्या उसको बोलते हैं, सूट पाप आता है जी। ठीक है, ओके। ये तो सीधी सीधी ताले ये हैं। तो ताले हैं। कायदा क्या है? कायदा बड़ी मजेदार चीज है। ये राग से रिलेटेड है, जैसे आपका राग है वैसे हमारा कायदा है। ओके। उसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं जी। और काफी रदीफ होता है, शायरी है। ओके। तो कायदा बेसिकली रटा हुआ नहीं होता। अच्छा, कायदा इज एन इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, ओके। कायदा घंटा भी बज सकता है, लेकिन आज तक बजा नहीं है। हाउ डू पीपल से मैं फलां का कायदा बजा रहा हूँ? वो फलां का कायदा ये मान रहे थे कि फिर वो कैसे कहते हैं कि बुजुर्गों का कायदा सुना रहा हूँ आपको? कायदा बुजुर्गों का ऐसे है कि कुछ कायदे बुजुर्गों ने बनाए, ठीक है। कुछ गलत फहमियां भी हैं, कुछ लोग गलत स्टेटमेंट भी बोल देते हैं कि जी ये मेरे उस्ताद का कायदा है। होता है ऐसा नहीं होता है, वो उस्ताद ने भी कहीं से सीखा होता है, लेकिन उनको कहना ये चाहिए कि ये मेरे उस्ताद जी ने बताया है, से मैंने सीखा है, या मैंने उनसे सीखा है। ओके। तो वो कुछ फिर चीज़ें गलत फेमस हो जाती हैं। असल में कुछ बुजुर्गों के कायदे हैं जो वाकई बुजुर्गों के कायदे हैं, और वो किताबों में भी लिखे हुए हैं, और वो उनसे रिलेटेड है। वो कायदा वही है जिससे आपने कहा सारे गामा पादा निसा सानी दफा मागर सच, और वो जो भी है चाहे बिलावल है या जो भी राग आपने बनाना बना लें। ओके। अब इम्प्रोवाइजेशन जो है वो शागिर्द की एक नहीं है। ओके। अब मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। जी। मैं तकरीबन 8 साल का था, उस्ताद मास्टर मंजूर साहब सामने बैठे, तो मैं 8 साल का बच्चा। ऑडियंस को एक बात जरा बता दे कि मास्टर मंजूर साहब जो थे ये बहुत बड़े नकाद और बड़े क्रिटिक और खुद बड़े बड़े कंपोजर थे जी, लेकिन ये कि बड़े क्रिटिकल आदमी थे। ये माफी नहीं थी इनके कायदे पे, किसी इनके कायदे में किसी के लिए माफी नहीं। लेकिन जी मैं भी 8 साल का बच्चा था। मेरा ख्याल था जैसे दुनिया तालीम जाती है ये भी बजाएंगे, कोई भी अप्रिशिएट करेगा, बच्चा तबला बजा रहा है। तब थोड़े कम बजाते थे, अब थोड़े ज्यादा बजाने शुरू हो गए, ट्रेंड आ गया ना। तो मुझे कहा भाई, हाँ भाई सुना भाई। मैंने तबला पकड़ा, याद है 8 साल की, 8 साल छोटा सा बच्चा, कायदा बजाया। तो कायदा शुरू ही किया तो मुझे कहते बंद करे सर। एक ही सुना मैंने वो सुना जी तू की मेहनत की थी। 8 साल के बच्चों की मेहनत सुना। वाह, वो सुना तू की मेहनत की। तो वहां से समझ आई कि कहानी कुछ और। वो कायदा जो आप कह रहे हैं ना, वो कायदा बुजुर्गों का पहली फ्रेजेस जो है वो तो उनकी हो गई जो शुरुआत है, बाकी मैंने करनी। आप देखिए शायद आपके लिए कितनी बड़ी एक मोटिवेशन बन गई मास्टर साहब का आपको छाड़ना। बिल्कुल, कितने प्यार से उन्होंने बंद कर, नहीं प्यार से नहीं कहा था उन्होंने, गुस्से से कहा, बड़े गुस्से से कहा था। वाह, बहुत गुस्से से कहा था उन्होंने
लेकिन मेरे लिए सबक था। अच्छा, थोड़ा सा कायदे की थोड़े डेमो तो बताए ना आप सबको, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ऑडियंस को अपने मुंह से बजा के थोड़ा सा बताएं इसलिए कि बोल के मुंह से, सॉरी मुंह से बोल के हाँ। कि बताएं कि भाई ये एक सीधी लाइन है, अब ये इसमें मैंने इम्प्रोवाइजेशन किया है, किस तरह से मतलब हो सकता है? अ, वैसे तो बहुत कायदे हैं, दातिट का भी बहुत चर्चा हुआ है। मैं चले थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कायदे ओके। को। जिस तरह एक कायदा मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, धा करधा तिट धा धा तिट, इसमें ये बोल है, हाँ। धा करधा तिट धा धा तिट धाती धागे ना तीनाक, धाती धागे ना धाती धागे ना तीना गिना। हाँ अब जिस तरह धाती धागे ना तीना गिना, ये आखिर वो होगी उसकी काफिया रदीफ बनाना है इसका। ठीक है, यानी चलिए कि इसके एंड पे यही आएगा। तकरीबन यही आएगा, लेकिन इससे पहले काफी सारी वेरिएशंस आएंगी। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आते हैं ताकि समझ आ सके। ठीक है। दाती टिट टिट दाती टिट धाती धागे तीना गिना, हाँ। इसमें धाती धागे तीना गिना आखिर पे आ गया। आखिर में। धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे धिन्ना गिना। ठीक है, अब धाती धागे धिन्ना गिना, हाँ। काफिया एंड रदीफ में फर्क है, दोनों तिन्ना गिना नहीं है। हाँ, एक धिना गिना लोग और एक बजाते हैं गलत, लेकिन बजता है, क्या करें। धाती टिट टिट धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, धाती टिट टिट धाती धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, धाती धागे तीना गिना। रिपीट कर दे लाइन को, हाँ। ये भी एक पलटा बन गया। पलटा बन। धाती टिट धाती टिट टिट धाती टिट 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 धाता टिट धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, हाँ। वाह। धाती टिट टिट धाती टिट 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 धाता टिट धाती टिट टिट धाती टिट धाती धागे तीना गिना, धाती टिट 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 टिट। अब इसमें आप पहले धा को भी खोल सकते हैं, दूसरे बोल को खोलें, टिट टिट को खोलें। खोलने का मतलब है वही कॉम्बिनेशंस बनाएं। कॉम्बिनेशंस बना। दादा टिट दादा टिट 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 दादा टिट दादा टिट टिट दादा टिट दादा टिट देने के दादा टिट दादा टिट 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 दादा टिट दादा टिट दादा टिट देने के। वाह। ये वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस। और फिर इस तरह ये मैंने याद नहीं की हुई है, ये भी बनती जा रही ये है, भी आपने खुद ही बनाई? अभी अभी बन रही है बस। ओके ओके। तो मुझे इस तरह बनते 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 ये इसको जितना आप फैला सकते हैं करते जाएंगे। इसमें साइकिल को कौन तबले वाला खुद डिफाइन करता है कि मैंने कितने साइकिल पे जाके स्टॉप मारना? जी ये तो कुछ लोगों ने कायदे याद किए हुए हैं, हाँ। 4 पलटे याद किए हैं, तिहाई याद किए, वो पता खत्म। कैसा। ठीक है। लेकिन होना ये चाहिए कि कायदा भी उस तरह ही बढ़े जिस तरह राग बढ़ता है, राग बढ़ रहा है। आमद से आमद। आमद से कायदा बढ़े। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नगमा लगाया जाता है, तो तबले वाला सोलो प्ले कर रहा होता है, साथ एक नगमा लग रहा होता है, ठीक है, तो ये इसका क्या चक्कर होता है? इसका चक्कर आपको एक वाकया सुनाता और अक्सर तबले वाले जो है ना, वो नगमा वाले से नाराज रहते हूँ। हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने एक बच्चा था, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, हाँ। मैंने कहा यार तुम्हें नगमा आता है? वो किसी कीबोर्ड प्लेयर का बेटा है, मेरा प्यारा दोस्त है, हमारा बच्चा है, अब तो बहुत प्रोफेशनल है, हाई प्रोफेशनल है। नदीम भाई की बात कर रहे नहीं, उसको यार नदीम की बात कर रहे ना। यार मैंने कैसा गेस किया, कमाल। वो हमारे भाई है और कमाल कमाल सिंगर है। अच्छा, तो वो उनको मैंने कहा आपको नगमा लगाना आता है? हाँ। हाँ भाई आता है। हाँ। मैंने कहा, अच्छा है, नगमा तो लगा, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। उसने चांद रोशन चमक उसने ये लगा दिया, मिली नगमा लगा दी। दिल्ली नगमा लगा दिया। मैंने कहा यार ये लगाने दे, तू रेस्ट कर थोड़ी देर। मैंने बगैर ही नगमे के प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, जो लहरा जिसे कहते हैं, उसको लहरा भी कहते हैं, नगमा भी कहते हैं। उसमें होता है ऐसे कि एक टाइम साइकिल जिस तरह हमने पकड़ी है, उसमें एक ट्यून डाल देते हैं। ठीक है। अब ट्यून है, उसमें साम आ जाता है। अब क्या होता है, ट्यून जब आती रहती है साथ साथ, तो वो हारमोनियम वाले के लिए भी और या जो भी लहरा रहा है सारंगी पे तबले वाले के लिए, दोनों के लिए एक, और ऑडियंस के लिए स्पेशली एक मुकाम ठहर जाता है जब उन्हें पता था कि ये आएगा तो ये यहाँ कुछ होगा, तो यहाँ हमने होगा। कहना वाह वाह। हाँ वाह। हाँ मतलब शुरू तो यहीं से है कि यहाँ पे कुछ होगा, हाँ। लेकिन जब थोड़ी बारीकी से आगे काम चला जाता है, जो ज्यादा अच्छे सुनवैये हैं, लिसनर्स हैं, उनको पता होता है कि गोल आखिरकार ये है, लेकिन तबला नवाजियां से जो भी गेम कर रहा है, पलटा कर रहा है या कुछ तिहाई लेके आ रहा है, फाइनल उसने यहाँ पे आना है, यहाँ पर और अगर वहां पे नहीं आया तो खराब हो जाता है। लहरा रखना बहुत मुश्किल फील्ड है, इसलिए तबला नवाजों के साथ लहरा और ये आपस में थोड़ी सी चलती रहती है। हाँ जी। लहरा रखना भी हर किसी का काम नहीं है, लेकिन ये एक क्या कह सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है। ये हर गाने वाला लहरा नहीं रख सकता, हर बाजे वाला भी नहीं रख सकता, बाजे वाला भी नहीं रख सकता। तो वो कुछ चंद लोग हैं जो। अच्छा, कभी कोई ऐसा भी हुआ है कोई बंदा के जो एक बंदा एक तबले पे इम्प्रोवाइज कर रहा है, वो लहरे पे इम्प्रोवाइजेशन शुरू कर दे?
ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं करना चाह रहा था। एक इंडियन बहुत प्यारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मैंने मशवरा दिया था कि अगर हम मिलकर ये करें। हाँ। उसमें ये एक आइडिया है जो आपने डिस्क्लोज कर दिया है। तो अगर ये हो तो ये भी बड़ा खूबसूरत एक आइटम चमत्कार ही हो जाएगा एक तरह से। जी क्योंकि देखे ना, एक सीधा लहरा नहीं रखा जा रहा, जी ऊपर से तबले वाला भी उड़ गया हुआ है जी जी। और वो भी उड़ गया है, अभी दो कबूतर उड़ गए हैं हाँ जी, और इकट्ठे आके बैठना है। आइडिया तो डिस्क्लोज हो गया, लेकिन करने वाला ही करेगा। वही ना, ये तो आइडिया नहीं तो नहीं, मैं नहीं, हो जाते मतलब हैं। और दोस्त हैं जो को अच्छा बजाने वाला हो पाचा। हाँ, अभी इसमें भी कई चीजें हैं कि किस तरह आना जाना करना। इसमें भी बड़े एक समंदर है, नया आप रास्ता है। आपने आरोही अवरोही की बात की थी, तबले में भी ऐसे कायदे हैं जिनमें आरोही अवरोही भी होती है। यानी जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आ रहे हैं। जी, आप उसको लिखेंगे तो अगर उसको उल्टा पढ़ेंगे तो उसकी अवरोही होगी। अच्छा अच्छा, हम डीएनए में इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जेनेटिक्स में बाद ऐसे डीएनए के जीन जो स्ट्रैंड्स होते हैं कि वो जैसा जा रहा होता है वैसे ही वापस आ रहा है। यानी कुदरत ने, खुदा ने हमारे डीएनए के अंदर जो कोड रखा है ना, उसकी जो लैंग्वेज है ATGC, तो बाद ऐसे होते हैं कि एक तरफ से जा रहा है एक कोड, ठीक है, और जो वापस आ रहा है जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, तो आप खैर भी मैं रियति दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन अगर इसको कोई साइंटिस्ट सुन रहा होगा नहीं, मैं समझ रहा इस बात तो को। वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। इतना भी कूल। अच्छा अरुण भाई, एक सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा है, मुझे बड़ा ही बुरा लगता है ये सवाल। मतलब मैं खुद भी अपना साइंटिस्ट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी से मेरा रोजगार चलता है, तभी ये सब बना हुआ है। लोग ये सवाल पूछते हैं, यार आप तो गाते हैं, यार आप तो म्यूजिक करते हैं, ये आप साइंस में कहाँ फंस गए? ये मैं कभी कभी मेरा अगर दिल करे, वैसे तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि ऐसा सवाल है, ये सवाल डिजर्व करता है कि इसका जवाब ना दिया जाए। ठीक है, तो यही है, बनता तो यही है। लेकिन कभी जो मेरे को प्यार वाले लोग होते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप दुनिया के बड़े साइंटिस्ट उठा के देखो, वो सारे म्यूजिशियंस हैं बिल्कुल ऐसे। यार। क्यों होता है ना, 1 2 5 7 8, every big philosopher and every big scientist was a musician and they were practicing musicians। ठीक है, अब आप एक बहुत बड़े सिक्योरिटी इदारे माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और बेहतरीन, और आपको पता है, मुझे पता है आपके कुछ प्राइवेट वेंचर्स भी हैं, तो डज दैट क्रिएटिविटी that you have obtained from your tabla and rhythm, does that ever helps you in your ये साइंटिफिक थिंग्स, और ये क्या चारों के लोगों को इसका लिंक पता चले? ये आपने सवाल जो किया, ये तो बहुत जबरदस्त सवाल किया है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये तो मैं एक्चुअली प्रीच करता हूँ इसका जी, कि जरूरी नहीं है कि म्यूजिक सीखेंगे या तबला सीखेंगे तो उससे आप उस कोई जाकिर हुसैन ही बन जाएंगे। बिल्कुल उससे आपका, आपके जो बच्चे हैं, अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, जी, वो इतने ब्राइट हो जाएंगे कि वो पहले तो क्राउड से अलग हो जाएंगे, वो ब्राइट हो जाएंगे। फिर उनकी एजुकेशन जो है उसमें उनको हेल्प मिलेगी। मैंने यहाँ पे जब स्टडी की, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ी, साइकोलॉजी भी पढ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बाद फिर ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़े, कुछ मजहबी जो है वो थियोलॉजी वगैरह को भी कोशिश की पढ़ने की। वहाँ जाके मैंने मेडिकल फील्ड की में भी स्टडी की और उस फील्ड में मैंने टारगेट किया जो कि मैंने कभी नहीं किया था। मैट्रिक में भी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, तो बायो से मैं थोड़ा सा डरता था, भागता था, लेकिन टारगेट जब अपने जहन में बैठाया तो वो ये ब्राइटनेस ही तबले की वजह से थी कि मैंने उसमें, आप समझें कि 3 जो भी सेमेस्टर वगैरह थे उन सब में टॉप किया। अच्छा, सिर्फ टॉप नहीं किया, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ काम किया कर दिया वाह। वो, लेकिन बाद में फिर उस फील्ड को छोड़ दिया। हालांकि आमतौर पे तो ढाड़ी तो मतलब बिल्कुल जी जी, वो इसलिए फिर वो छोड़ के फिर आईटी में आ गए। जब अच्छा, आईटी में आया फिर उसमें कितने सारे सर्टिफिकेशंस किए, एजुकेशन प्राइवेट पढ़ते रहे, पढ़ के ये सारी जो म्यूजिक है ना, ये इंसानी दिमाग को ब्राइट कर देती है और इसकी तासीर में पीस भी है। पीस पे तो जो इंसान म्यूजिक सीखता है या सिखाता है अपने बच्चे को, वो उसके ऊपर एक ऐसा रहम और ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि वो उसको एक तो इंसान बना देते हैं और उसको एक ब्राइट इंसान बना देते हैं। वाह। क्योंकि देखिए ना, रूटीन में आप मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि कोई नई बात करो, कोई क्रिएटिव बात करो, तो उस पर बहुत सोचते हैं। मतलब आप सच बात बताऊँ, मैंने कभी रेस्ट करना हो ना क्लास में, तो मैं उनको किसी ऐसी असाइनमेंट लगा देता हूँ
बिल्कुल क्या कोई नई बात क्यों, बच्चे बहुत टाइम लेते हैं। और म्यूजिक फील्ड ही ऐसी है जिसका स्टार्ट ही क्रिएटिविटी से है। बिल्कुल मतलब आपने एक राग रख लिया है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्रिएटिविटी है, इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन। और वो साइंस में इट्स वेरी रिलेटेबल, साइंसेस में, बिकॉज यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण भाई ये बात बताएं कि आप माशाल्लाह, आपकी बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी है, ठीक है, और आप सजते भी बहुत हैं, ठीक है, और कई बार तो आर्टिस्ट से ज़्यादा लोग आपको देख रहे होते हैं जब आप साथ बैठ के ऐसे ग्रेसफुल तबला बजा रहे होते हैं। अच्छा, फिजिकल जो इंसान की स्ट्रेंथ है वो तबला प्लेइंग में कैसे है? क्योंकि जैसे मैं आई कैन सी ये पोजीशन है, ये मसल्स वगैरह, ये तो क्या है इसमें, क्या खाना पीना इसमें मैटर करता है? अच्छी खुराक तो होनी चाहिए, अच्छा, तो सबकी एक रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कि दो तबला प्लेयर्स को एक दूसरे पे एडवांटेज इस बेस पे मिल सकता है कि एक फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है? स्ट्रांग होने से तो मेरा नहीं ख्याल को उसको एडवांटेज मिल जाए, अगर दोनों अच्छा प्ले प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर जो ज़्यादा गुड लुकिंग है उसको एडवांटेज मिल उसको ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे। देखिए ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट है। अच्छा, गुड लुकिंग होने के लिए शक्ल खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, जी, आपको सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट ठीक करना है। गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप एक प्रोग्राम पे आ गए हैं और आपका तबला भी गंदा है, आप मैला सा आपके तबला, कपड़े भी ठीक नहीं है, माफ करिए, मैला से तबला लेके आए। आप गिटार पे करके आ जाएं हाँ। और आपकी होलिया ठीक नहीं है, आप ड्रम पे बैठ जाएं, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। नहीं करे। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे म्यूजिक के उस्ताद हैं, आप मेहदी हसन खान साहब को देखें, वो बाजे में बैठे हुए बादशाह लगते हैं। बादशाह लग, वाह। क्या उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी हीरो की तरह लग रहे हो या ग्रीक गॉड लग रहे हो, बिल्कुल। बट हमारे लिए वो, बल्कि हमारे क्या पूरी दुनिया के लिए वो जब हारमोनियम पे बैठते हैं बादशाह लगते हैं। आप लता जी को देखें, वो लोग उनसे मोहब्बत इंतहा तक करते हैं, ना इसलिए नहीं करते कि वो बहुत खूबसूरत लगती थी, वो इसलिए कि उनकी आवाज में इतना जादू था कि उन हर चीज ओवरकम हो जाती है। लेकिन हमारे जैसा जो आर्टिस्ट है, जो तबला या स्टेज पे आके उसने बार बार परफॉर्म करना है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो थोड़ा सा ख्याल रखे कि वो अच्छा, उसका इंस्ट्रूमेंट साफ उसके हो, लुक्स अच्छा भी लगे, अच्छे हों, और लुक्स अपने नीट नीट हो। नीट हो। Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्टेमिना है तबला प्लेइंग में, मतलब मैंने एक दो इवेंट देखे, उसमें वो गायक को तबला प्लेयर तंग करा था, तो गायक ने बराबर की लय उठा दी ऊपर, अच्छा, तो तबले वाला नाचते थे नाचते थे नाचते थे नाचते थे नाचते थे नाचते थे, बुझाई जा रहे बुझाई जा रहे बुझाई जा रहे, तबले वाले के पसीने छूट रहे और उसमें बहलावे शुरू कर दिए गायक ने ना। हाँ बिल्कुल, खुद नीचे आ गए। वो क्या, तबले वाला रुक गया, कहता है खान साहब कुछ करो भी तो सही होने थे बीच में, नाचते टांग ठीक है, बिल्कुल ऐसे अरे मुझे बताया कि अब ये जो टंगना है नाचते पे, मतलब बराबर की लय एक ऊपर चली गई, इसका स्टेमिना कैसे बना? ये क्या ये प्ले करने से बनता है या मसल स्ट्रांग होने से? मसल स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मसल्स नहीं चाहिए, ये टेक्निकली तो जाती है। ये ऐसे समझ लें कि गाने वाले के पास एक एज है ना, वो ऊपर जाके थोड़ा सांस लेके तो फिर नीचे बिलावा लेके आ जाता है, फिर ऊपर वापस ले जाता है, तो तबले वाले के साथ ये जाती है। लेकिन ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं कर सकता, अब वो नहीं, क्योंकि उसको खुद सितार जाना पड़े, उसको उसको बजा नहीं पाएगा ना, वो खुद भी वहां जाए, ये उसको लेके जाके वो नहीं कर सकता। तो ऑकवर्ड लगेगा। हाँ जी, और मसल्स की बात कर रहे थे कि मसल्स तबले के या जो मसल्स हैं ना, वो फर्क है। वो इंटरनल मसल्स हैं, वो प्रैक्टिस करने से डेवलप होते हैं। अच्छा, वो इस तरह के ये नहीं है कि बाइसेप्स बड़ी बड़ी है तो आप जोर से तबला बजाएं। नहीं, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ इंटरनल मसल्स होते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये खुद ही डेवलप होते हैं और फिर स्टेमिना हो जाता है, बैठने का स्टेमिना। हर्ष भाई, आपने जिंदगी में बहुत सारे जैम सेशंस भी किए हैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ, ये आपको सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश कौन से जैम ऐसे हैं जो आप कहें कि यार मुझे भूलता नहीं है, बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया? काफी अच्छे हैं, एक दो ऐसे हैं जहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट ने कोई प्रोग्राम किए थे, वहाँ पे जैज क्वार्टेट आया था एक दफा, वो एरी रोलैंड, एरी रोलैंड वाला अलहमरा में, हाँ हाँ, उनके साथ मेरा एक सेशन बहुत अच्छा था। उसमें दिल दिल पाकिस्तान पे हम आगे थे, तो दिल दिल पाकिस्तान वो बजा रहे हैं, उसके अंदर तबला भी आ रहा है, जैज भी हो रहा है, तो वो एक बड़ा ये छोटा बड़ी बात है, हमने भी एरी रोलैंड के साथ गाया हुआ है, स्टेट विजिट। शिकागो जैज क्वार्टेट उनका नाम था, एरी रोलैंड के साथ भी किया था। अच्छा, अभी भी मेरे साथ है, वो राब्ते में है।
अच्छा, वो आपका बड़ा यादगार रहा। जी तो जी आपने इंडियन भी बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने गाया है, मतलब पाकिस्तान में तो तकरीबन हर बड़े आर्टिस्ट से आपने गाया है, बजाया है। बजाय इंडियन में आपने सुरेश वाडकर साहब की भी अकेडमी में आप जी जी अटैच जी रहे हैं। जी न्यू जर्सी में जब उन्होंने ये आजिक वासन स्टार्ट किया तो मैं वहाँ पे उनके साथ था। और कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? वो तो आपको पता है कि वो कितने कमाल आर्टिस्ट है, और उनकी वाइफ भी खुद भी सुरीली हैं। और बल्कि उनका एक वाकया बताऊँ आपको। हाँ, सुरेश जी का। वो वाकया ये है कि उनकी बेटियां हैं, उन्होंने भी तबला सीखा। सुरेश जी ने खुद भी तबला सीखा। सुरेश जी खुद तबला प्लेयर भी है? जी। अच्छा। वो उनका भी यही मानना है कि पहले किसी गाने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो पहले तबला सीखे, ताकि वो अच्छी लयकारी भी कर सके। अच्छा, पाकिस्तान के कौन-कौन हैं गाने वाले जो तबला पहले? जिसमें गुलाम अली खान साहब हैं। ये गज़ल सिंगर। हाँ जी, आजकल में हमारे एक और भी सिंगर हैं, इरशाद अली मेहदी। हाँ। मैंने उनका भी तबला सुना, बहुत अच्छा नुसरत बजाते फ़तेह हैं। अली खान भी तबला प्लेयर? नुसरत फ़तेह अली खान साहब तबला बजाते थे, और आप देखें कैसी लयकारी। कैसी रहेगा? तो जितने सिंगर पहले तबले को सीखते हैं, वो उनकी लयकारी का लेवल कोई और अच्छा, आप होता है। सुरेश जी की बात बता रहे थे। उनका यही कि उन्होंने अपनी बेटियों को भी सिखाया। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे क्यों है आपने, वो कहते उनका उनका यही रीज़न है, ताकि उनको लय की सही समझ आ सके। यानी जब तबला बोल रहा हो तो वो पीछे ओपरा ना लगे उनके लिए, उनके दिमाग के अंदर घुसे इसका। जी 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 बिल्कुल ऐसे है। और अजय 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 चक्रवर्ती जी, वो आपको पता है, वो भी खुद भी वो तबला बजाते भी हैं और तबला सिखाते भी हैं। अच्छा, दुनिया में इस वक्त जो लिविंग लोग हैं तबला प्लेयर्स हैं, उनमें अगर मैं आपसे कोई टॉप 5 आपकी चॉइस के टॉप 5 लोग पूछूं तो आप किन 5 लोगों का नाम देंगे? ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल टॉप किया। 10 बता दें। लिविंग लेजेंड जो है नंबर वन, अगर मैं स्टार्ट करूं तो ऑफ कोर्स उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित अनुभव चटर्जी, उस्ताद ताफुक खान साहब, और उस्ताद कुमार बोस हैं। अच्छा, क्या फर्क है अब आम आदमी को कैसे पता चलेगा? वैसे तो आम लोग ये करने की बातें नहीं है, लेकिन जाकिर साहब के तबले में और ये जो पंडित जी हैं, आनंद चटर्जी। हाँ, इनके तबले में क्या 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 फर्क आपने? फर्क उनके तबले में, ऐसे बड़ा मुश्किल ये सवाल है ना। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो हर तरह का उन्होंने वेंचर किया हुआ है ना। मेरी जाती राय के मुताबिक सोलो तबला में पंडित जी का कोई जवाब जोड़ नहीं है। ठीक है ना, हर हर किसी का। क्या उनकी आमद बड़ी कमाल है? नहीं नहीं, इसमें आमद नहीं है। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, उनका टोन बहुत अच्छा है, उनका इल्म बहुत अच्छा है, और जो कि उन्होंने स्टेज पे बजाया है। जाकिर हुसैन जो है वो एक ऐसा आइकॉन है वो तबले के, कि जो जो जिन उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्या रिकॉर्ड है उनका? वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कितनी दफा ग्रामी अवार्ड विनर है। हम्म। प्लस उनका तबला ये रिकॉर्ड है कि उनको देख के सारी दुनिया बजा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि वो हम तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो उनको भी तबला शुरू करता है, जो तबला शुरू करता है सबसे पहले जाकिर साहब जैसे बाल रख लेता है। जी वो तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम बाल रख रहे हो ना, वर्गे तू पूरा वर्गा कोई काम सीखने की कोशिश हाँ नहीं कर। जी, लेकिन वो बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना किसी का। बस ये जो दो नाम है, और ताहू खान साहब का तो कोई जोड़ नहीं, इसलिए क्योंकि ये वाकई में यार में इसका मतलब आप ताफुक खान साहब को मैचलेस अल्टीमेट किंग ऑफ तबला कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, लोगों को पता ही नहीं है। लोग ख्वाब में भी उतना तेज सोच नहीं सकते जितना वो रियल में बजाते हैं। और वो सिर्फ खुद नहीं बनाया उन्होंने तबला, हाँ। सिर्फ उनके पास सारा बुजुर्गों का इल्म है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर वेरिएशन डाली है। अच्छा, ताफुक साहब के बारे में आप देखेंगे इतने बड़े क्लासिकल तबला प्लेयर हैं, तो उन्होंने फिल्मी मुजरे ये भी आउटस्टैंडिंग बजा दी। तो ये सुन के देखे ना, प्लस पॉइंट्स हैं। हालांकि आमतौर पे आप तो क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं, आप उनसे कहें मेरी सांसों में बसा है तेरा एक नाम से फिल्मी गाना, तो वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे या बल्कि वो कसरे शान समझते हैं कि यार मेडल आर्ट क्लासिकल आर्टिस्ट है, एवं की गाने गाने कह रहे हैं। ताफू साहब भी कमाल है, देख ले दुनिया जहान का मुजरा बजा दिया उन्होंने, और क्लासिकल भी आप कह रहे हैं कि बड़ा जी, कमाल। मुजरा फिल्मी गाना, और लाइव भी उन्होंने कितनी कितनी खूबसूरत संगीत किए हैं साथ नुसरत फतेह अली खान के साथ। और क्लासिकल का तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं एक बार उनके एक बार मैं उनके तकरीबन हर ही प्रोग्राम पे सोलो जब वो बजाते हैं मैं जाता हूँ, तो मैं और मेरा दोस्त देख के हैरान हो गए कि जितना तबला उन्होंने स्टेज पे बजाना था ना, उससे ज्यादा तबला उन्होंने बैक स्टेज पे बजा दिया। यकीन माने, उधर से प्रेजेंटर बुला रहा है कि अब मैं आपकी भरपूर तालियों में उस्ताद ताफुक खान साहब को दावत दूंगा,
और बैक स्टेज से आवाज आ रही है आ वो बैक पे अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने इतना तबला पहले बजा दिया स्टेज के पीछे, हाँ। अभी वो स्टेज पे आए भी नहीं। अभी स्टेज पे आए भी नहीं। इसी से आप हिसाब लगाएं कि कितना उनके पास है तबला वाह, और कितना स्टेमिना है कितना स्टैंड है। कि वो पहले भी बजा सकते हैं और बाद में भी बजा सकते हैं। परफॉर्मेंस के बाद भी बजा रहे थे यार वो। हाँ जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 20-25 मिनट का इलम है टोटल। जब उनको कोई कहे 10 मिनट बजाएं तभी वो वही बजाएंगे, जब उनको कोई कहे घंटा बजाएं तभी वो वही बजाएंगे, कभी कभार तो 2 घंटे भी वही बजा लेंगे। खींच खींच के उसको लंबा करते रहेंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे। वो एक चीज है, बार बार रिपीट करते रहें, वही ट्रेनिंग मारते रहते हैं। वाह, उसी चीज को रिपीट करते चले जाते हैं। बस वो वेरिएशंस ऐसी छोटी छोटी वेरिएशंस करते हैं, वो उसमें से टाइम पास कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आई डोंट वांट टू टारगेट एनीवन, बट ये तबले में से कबूतरों की आवाजें और रेलगाड़ी की आवाजें निकालना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये नेचुरल है। नेचुरल है। हाँ, बिल्कुल। इज इट अ गुड थिंग टू शो ऑन तबला? व्हाई नॉट? ये आपका मजबूरी नहीं है हो फन, ऐसे नहीं कि आप मजबूर है कि आपने रेलगाड़ी सुनानी है, क्योंकि अगर आपको आती ही यही है, ये नहीं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा जखीरा है तबले का, वो भी है, और साथ आप क्रिएटिव बन सकते हैं आप, क्योंकि जो जो कबूतर की आवाज का बोल है ना, गिटिक 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 गिटिक, ये मुश्किल बोल है, मुश्किल बोल है। तो इसको निकालना मुश्किल है। ओके। लेकिन अब आप बार बार हर स्टेज पे अगर ट्रेन ही सुना रहे हैं, हाँ, तो फिर वो बेकार बात है। मैं बेकार हूँ। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अच्छी चीज आपसे, पर आप कोई क्वालिटी चीज नहीं दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम। अच्छा, बड़े संगीत में एक मैदान कल्चर भी है। जी। मैदान कल्चर, ये मैंने नहीं आज तक वैसे कभी मैदान कोई, शायद जब से मैं फिर बड़ जवान हुआ शायद कोई मैदान हुआ ही नहीं। नहीं, आपने कभी कोई मैदान देखा है? मैदान ही कहते हैं, बड़े स्टेज को मैदान ही कहते हैं। नहीं नहीं, वो जो उधर पीछे टेक्साली में उधर मैदान लगेगा, 2 बंदे आएंगे, पोस्टर लगेगा, साबित होएगा केड़ा बड़ा तबला नवाज है। हाँ, ये बात आपको मैं बताऊं कि जो तबला है ना, अब टकसाली से निकल के थोड़ा ना बहालपुर तक आ गया है। हाँ अब बाकी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी। अब वहां पहले मैदान वहां पे होते थे, अब मैदान बहालपुर यहाँ पे आता है। जी। ओके। जितने भी तबला बजा रहे हैं लड़के, वो वहां से नहीं आ रहे हैं, वो अब यहाँ से आ रहे हैं। यस। तो मैदान वही है जहाँ पे ये एक स्टेज लगे, जहाँ सब तबला बजाएं, और जो अच्छा बजाएगा वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, वो इसको ये समझ, जिसको ऑडियंस की सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर फूल की अपनी खुशबू है, सब हर हाथ का अपना एक टेस्ट है, फ्लेवर है, मजा है इल्म का, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैदान की फिलॉसफी है कि अगर जो आखिर पे ऐसे कर दे, बहुत अच्छा बजा जाए, लोग उसको ज्यादा दाद दें, हाँ, तो ये है। यानी मैदान में फैसला। इसलिए वो वाला मैदान जिसको आप मैदान कह रहे हैं, अब वो खाली मैदान रह गया। अब वो खाली मैदान रह गया। अच्छा, जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बच्चों का टेंडेंसीज कम होती चली जा रही है, रिटेंशन कम होती चली जा रही है, फोकस का स्पैन कम होता चला जा रहा है, ऐसे खाने का ट्रेंड कम होता चला जा रहा है जिसमें 6 घंटे इंतजार करना पड़े, एवरीथिंग फास्ट 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 फास्ट। डू यू थिंक कि अब जो आगे आने वाले तबला प्लेयर्स हैं उनमें भी इतना स्टेमिना नहीं है कि वो उतना इल्म याद करें या कुछ ऐसा करें? क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन क्योंकि आशर यहाँ पे बजा रहा है तबला, वो बकौल उसके कुछ शागिर्द हैं उनके आगे से जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो उतने फोकस नहीं है, टाइम नहीं देते। उनको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, उस्ताद को कहना पड़ता है शागिर्द को कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो। वाह। मतलब पहले तो हमारा तो था ना कि हम जा जाके रोज बैठे रहते थे, बैठकों में उनकी सफाई करते थे, बैठक की सफाई करते थे, और पानी ढोते थे, सब जो कुछ हो सकता था करते थे। हाँ, इल्म के लिए नहीं जाते थे कि भी आज सब सबक मिलेगा, सिर्फ जाते थे। लगन थी जी, कि जाएंगे बैठेंगे, ये सब हमारी जॉब्स ही हमने करनी होती थी। आजकल उस्ताद के लिए शागिर्द तो ये कुछ करने वाला नहीं है। बिल्कुल। उस्ताद ही फोन कर करके कहता है आज यार किधर रह गए हो। हाँ। उस्ताद भी बेचारा तन्हाई का पारा, हमारा वो भी जाता है, बुलाता रहता है, क्या करे हो। हाँ, वो कहते सर हम वहाँ गए फिल्म देखने जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कितने घंटे आप रियाज करते थे अपने बचपन में, और अब कितने घंटे करते हैं? आपने तो गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल देखा ही है। जी। 9 बजे सोसाइटी खुलती थी, तारिक फरहानी साहब ने दरवाज़ा खोलना और एक खिड़की खोलनी,
और उसके बाद मैंने तबले पे बैठ जाना। 9 बजे से लेके एक ब्रेक लेते थे, तकरीबन 11-12 बजे उठ के जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। 3 बजे 3:30 बजे तक सबको प्रैक्टिस बच्चों को करा के उठते थे, आधा घंटा पैदल वॉक करते थे, घर 4 बजे तक घर पहुंचते थे। अनार चार के बजे साथ ही आपका घर था। 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं रियाज करता था अकेला। फिर 6:30 उठ के 6:15 से निकल के 6:30 तक पिछड़े अकेडमी पास साहब के पास, फिर वहां से रात 11 बजते थे, 12 बज जाते थे, तबला बजाया। 10 भी बज जाते थे। सुबह से लेकर रात तक तबला बजता था। वाह। जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका भी आया कि जब आपने कई कई दिन तबले को हाथ नहीं लगाया? कई कई दिन नहीं, मैंने कई साल नहीं हाथ लगाए। कई साल हाथ नहीं लगाया? जैसे आपको पता है, जब मैं ट्रेनिंग भी यहाँ पे करने चला गया, वो भी गलती से। मैं ऐसे ही एजुकेशन का भी थोड़ा शौक था, तो दोस्त ने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी वेल करनी शुरू हो गई, तो गलती से चले गए उस मसले में फंस के। वहाँ पे 10 महीने वो गैप आया। फिर यूएसए में जाके ऐसे कुछ मामला होते हैं, जब जीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को दोबारा से, फिर गैप आए। लेकिन लेकिन उससे एक अच्छी बात निकली कि जहन में मेच्योरिटी डेवलप होती रही। अच्छा। तो जब दोबारा हाथ लगाया तो पहले और से रियाज किया बकौल जाफर साहब के कि ये तो पहले तो भी ज्यादा सुरीला हो गया। वाकई? हाँ जी। वाह। तो वरना लोग कहते हैं कि काम बैक हो गया, लेकिन वही वाली बात है, मेच्योरिटी माइंड से आ जी जी। तो जाफर साहब जैसे जो उस्ताद हैं हमारे, उन्होंने कहा, ये और भी उस्तादों ने सुना कहा, तो लगा कि चले ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी तक, लेकिन काफी सालों में गैप आया। काफी सालों में गया जी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बहुत बहुत कुछ चीजें अच्छी होने के लिए। अच्छा हारून भाई, आप काफी सारे यंग तबला प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इस वक्त पाकिस्तान में। और मैं ऑडियंस आपको ये बात बताता रहूँ कि हारून भाई जब अमेरिका से वापस आते हैं, तो मतलब आई नो कि 100% अपने सेल्फ फाइनेंस पे he always comes to Pakistan and then we grab this opportunity, we get hold of him और फिर हम उन्हें बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ही इज इन सच अ स्टेज कि ये खुद पैसा लगा के पाकिस्तान आते हैं, और फिर बहुत सारे इनके शागिर्द हैं, मतलब कुछ 70-80 बंदा तो हमारे फीफा पर इनको मिलने आ जाता है। तो आप उनको क्या सिखाते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं, उनको आप क्या एक हमारे इस मीडियम से क्या रिकॉर्ड पे उनको देना चाहते हैं, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, शागिर्द मेरे हों या किसी के भी हों, सबके लिए ये कि मेहनत जो है करें। और कोई टिप मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी टिप दें जो कि उनको प्रैक्टिकल तबला प्लेइंग में इस्तेमाल हो। जैसे मेहनत तो माँ की दुआ भी ले लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे। आई वॉन्ट यू टू गिव देम सम प्रैक्टिकल टिप। देखिए, पहले तो आप अच्छा उस्ताद पकड़े। उस्ताद कौन है अच्छा उस्ताद, बता दें। वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहते हैं उस्ताद हो आमिल, शागिर्द हो कामिल, और खुदा हो शामिल। वाह। तो ये बात बनेगी। उस्ताद हो कामिल, उस्ताद हो आमिल, आमिल जिसको आता हो। शागिर्द अब हो। आप उस्ताद ऐसा पकड़ लें जो खुद ही कहीं नहीं बजाया हुआ, डामाडोमिल हो अगर, जो ना खुद कभी सोलो बजाया ना कहीं संगत की, तो वो क्या उसने सिखाना किसी को। कुर्ता पा के नजरा गठी करी जाए बच्चे को। जी। तो ये आप समझ गए ना कि आमिल उस्ताद से ढूंढना मुश्किल नहीं है। उस्ताद ताफू साहब यहाँ पे मौजूद है, तो लोग जाएं उनसे जाके सीखें। और उस्ताद परवेज पारा साहब हैं, उनके पास जाके सीखें। और उस्ताद जिमी खान साहब हैं, उस्ताद आमिल है, जिमी साहब का शागिर्द सनी जिमी बजा रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छे उस्ताद का शागिर्द ही आएगा ना आगे। बिल्कुल। जो उस्ताद खुद का नहीं सीखा ना बजाया, वो तो अच्छे को भी खराब कर देते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं। अच्छा। नाम नहीं मैं ले सकता इस टाइम, लेकिन उन्होंने अच्छे फेमस तबला नवाज को भी गुटल कर दिया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है कि अच्छा खासा बेहतरीन शागिर्द आपके पास आया, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी, आप खुद ही नोट कर लेंगे, आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स। अच्छा, आपने हम असर तबला नवाजों में से किसको आपने अपने बड़ा अच्छा पाया कि यार बड़ा मजा आता है? ऐसे भी तो लोग होते हैं। सब अच्छा बजाते हैं। नहीं, जिनको आप मजा लेते हो। मजा जिनका मुझे पंडित जी का तो तबला पसंद है। नहीं, पंडित जी की बात ही कर रहे हैं, अपने हम असर लोगों की बात। हम असर तो आपके ग्रुप, एज फेलो ग्रुप्स। एज फेलो में मुझे ये तो मुश्किल ही है सवाल। वाह। थोड़ा ये नहीं है कि मैं किसी को की तारीफ नहीं करना चाहता, हाँ। लेकिन जब हम
वाकई में पंडित अनिरुद्ध चटर्जी और जाकिर हुसैन को सुन लेते हैं हम्म, तो फिर बाकी का मजा नहीं आता। और आपको एक मैं बात बता दूं, मैं अपना तबला नहीं सुनता। अपना तबला नहीं सुनते? अपना तबला मुझे, अगर मैं रिकॉर्डिंग लगाऊं तो 2-3 मिनट के बाद मुझे अपने आप पे इतना अफसोस होता है, तो मैं अपना तबला फौरन बंद कर ये देता हूँ। हारून सैमुअल साहब कह रहे हैं। फौरन बंद कर देता हूँ। मैं अपनी रिकॉर्डिंग कभी सुन नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरी कितनी गलतियां, कितनी बुराई और कितना मैं अपने सच बताऊं तो मुझे नफरत होती है अपनी तबले से। हम्म, फिर खुद कुछ ऐसा होता है कि कुछ देर बाद फिर तबला पकड़ लेता हूँ तो थोड़ा सा हौसला आता है, कुछ अच्छा लगता है अपने आप का सुन के खुद बजाते हुए। लेकिन मैं जब रिकॉर्डिंग सुनूंगा फिर मेरे मैं उसमें चले जाऊंगा। अब हरानी साहब भी कहते थे कि ये जो चिड़चिड़ापन आर्टिस्ट में डेवलप होता है ना, कि जो उसका माइंड स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चले गया होता है और जब वो खुद करने की कोशिश कर रहा होता है तब कहाँ नहीं जा रहा होता है। तो फराडी साहब कहते हैं कि कई लोग, मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस है आदमी के काम छोड़ जाने की। यस, यानी आर्टिस्ट जब सीखना शुरू करता है तो देर आर मल्टीपल स्टेजेस जहां से वो काम छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक तो पहली होती है पोजीशन ही नहीं सेट हो रही, काम ही नहीं, शुरू ही नहीं, चालू ही नहीं काम हो रहा, वो स्टार्ट कर आके आप थोड़ा सा, फिर एक थोड़ी सी रिफाइंड के जब लोग मानना शुरू कर देते हैं कि आपको आगे है और आपके जहन में लेजेंड्स का काम बैठा होता है और जहनी तौर पे आप बहुत मैच्योर हो गए होते हैं और एग्जीक्यूशन हो नहीं रही होती, उस चिड़चिड़ेपन में आर्टिस्ट जो है वो कई लोग काम छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको एक, मैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे थे या जी। इंडिया को भी ऐड कर रहे हैं साहब? इंडिया को भी ऐड कर। इंडिया में बहुत से तबला वाले हैं। अच्छा। हाँ, इंडिया में बहुत हैं। और ओजस है, एक और है यशवंत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। अच्छा। और विवेक पांड्या बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। अच्छा, ये किस घराने से? ये विवेक पांड्या जो पंडित जी के शागिर्द है, पंडित आनंद चटर्जी के। यशवंत जो है वो मेरा ख्याल है कि योगेश शमशी जी के हैं। तो ये वो ये तीन थे तबला नवाज इंडिया में बहुत अच्छा तबला बजा रहे जिनको हैं। आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कोई ऐसा गायक जिसके आपका जहन में हो गया यार इसके साथ मुझे संगत करनी चाहिए, मुझे बड़ा मजा है। वो तो मैं अक्सर ही करता हूँ जिस तरह देखे आपके साथ गा के बजा के मुझे उस तरह मजा तो है। आप वैसे आप छोड़ दे, मैं क्लासिकल गायकों की बात कर रहा हूँ। क्लासिकल गायक है, अकबर भाई बहुत अच्छा गाते हैं। वाह, अकबर भाई। अकबर बहुत अच्छा गाते हैं, उनके साथ बजाने का भी बड़ा मजा आता है। गुलाम अब्बास खान साहब जो इंडिया में है इस टाइम, उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा, कहाँ बजाया आपने उनके साथ? ये न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क। अभी भी आए हैं, बल्कि कल मैसेज आया उनका, उनके साथ हैं कुछ वेंचर्स, बहुत उनके साथ मजा आया। सनीता आनंदी जी गाती हैं, उनके साथ बहुत मजा आता है बजाने का। तो बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ उनको अपना तबला छोड़ के उनको सुनने का मजा आता है। हमारे कम्युनिटी से जाहिद नज़ीर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वो उनको ऐसा है कि उनको कोई भी आप गजल गवाएं, उनसे हरे रंग गवा लें, कोई भी किसी भी स्टाइल का गाना गवा लें, वो बेहतरीन गाना गाते हैं। और मैंने मजाक में नहीं, मैंने सच में कहा है कि आप भी जब वो फरहानी साहब की कुछ गजलें गाते हैं तो मजा आता है। थैंक यू। बजाने का मजा आता है। और वो कुछ गजलें ऐसी हैं कि वो मुझे भी आपके साथ ही गाने का मजा आता है क्योंकि उसका जो झोल है, हाँ जी, जैसे आईना सुना दो के तमाशा कहीं जिससे, बिल्कुल। तो वो फरहानी साहब के मुंह से या मजा है, तब भी आप बजाते थे साथ, कांस्टेंट फैक्टर आप थे। चलो भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप माशाल्लाह एक पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और काबिल रश्क तबला नवाज हैं। तो जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट इंडिया के जब वो मकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो कुछ डेवलप करते हैं, कुछ म्यूजिक स्कूल या कुछ ऐसी चीज़ें। तो डू यू हैव बाय एनी वे, डू यू हैव एनी प्लान टू extend this skill here in Pakistan? I know you are doing great in New York and मतलब पूरी दुनिया ये आपके लिए एक ओपन एक प्लेटफॉर्म है, बट डू यू हैव समथिंग, कहीं कोई जहन में कोई प्लान आया कि यार मैं पाकिस्तान में अगर पैशनेट बच्चे हैं तबला सीखना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ करूं? बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे एक स्कूल आशिर को तो आप जानते हैं। जी जी, तबला बजाया है इसने। गरा कदर आपके शागिर्द। जी, उन्होंने आगे कोई एक स्कूल बनाया, उसमें हरून सैमुअल स्कूल ऑफ तबला के नाम से। वो मेरा नहीं है, उनका है। अच्छा, वो उनका है। लेकिन उसमें जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आशिर को इनकरेज करता रहता हूँ उनको एक ग्रुप में लेके आएं ताकि इल्म को बढ़ा सकें। ठीक है। कुछ शागिर्द उस्ताद परवेज फारूक साहब के भी हैं, क्योंकि वो मेरे भी उस्ताद हैं और उनके शागिर्द मेरा फ़र्ज़ है
मैं उनको भी बताऊं, हम्म, और कोई कोई बाहर से भी आ जाए तो मैं उनको भी कोशिश, जो हमारे पास इल्म है वो बांटते हैं, बट कोशिश करते हैं कि दे दिया जाए। कल भी एक मेरा एक जो बच्चा आया था एक फैसलाबाद से, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसको मैंने कुछ अच्छी अंदर की बातें बताई, और उस पे अगर वो मेहनत करेगा तो वो उसका भी नाम हो जाएगा। अच्छा, और एक और स्टूडेंट मेरा न्यू जर्सी में, उसको मैंने 2 साल में 8 साल की मेहनत करवाई, और 8 साल की प्रोग्रेस उसको देखी। 2 साल में 8 साल की प्रोग्रेस आई है। जी बिल्कुल। वाह, वो भी वो प्रोफेशनली करना नहीं चाहते, लेकिन नाम अभी बता अभी दें खुश हो जाएंगे। वो अगली दफा बताएंगे। अच्छा, वो बेसिकली प्रोफेशनली करना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी इतना पैशन है। बहुत ज्यादा। वेरी नाइस। जब वो डिस्क्लोज करने चाहेंगे उसके फादर, अच्छा, तो तब वो सबके सामने आ वेरी जाएगा। नाइस। बल्कि ये तो बड़ा क्लासिकल स्टाइल है सीखने का, जी कि आप सिर्फ सीखते रहे जी और अपने आप को वो आप उस वक्त दिखाएं जब आप चाहें या आपको बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये की है कि मैं तो वो वाला उस्ताद ही नहीं हूँ जिसको कुछ पैसा है, किसी से कोई डिमांड है, या कोई किसी किस्म की भी कोई, हम तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम तबले के इवेंजलिस्ट हैं, तो तबला बांट रहे हैं। बांट रहे हैं। तो किसी ने सीखना हो वाशे से रब्ता कर ले, आपसे रब्ता कर ले, जो हो सकेगा हम करें। हारून भाई, शुक्रिया गैरों का और पराये लोगों का अदा किया जाता है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से इतनी एनर्जी निकलती है कि हम जो है ना, हम उसकी तरोताज़गी में अगले 6 महीने गुजार देते हैं जब आप वापस आते हैं। बहुत आप शुक्रिया, हमेशा आबाद रहें, कायम रहें, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सो मच।